नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। संगीत की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि धुनें हवा में तैरती हैं। संगीतकार तो बस उन्हें पकड़कर साजों में उतार देते हैं। लेकिन क्या हो जब कोई संगीतकार अपनी रूह निचोड़कर एक धुन बनाए और दुनिया उसे कचरा, बकवास और निराशाजनक कहकर कूड़ेदान में फेंक दे। आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी धुन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने जन्म के बाद पूरे 18 सालों तक वनवास झेला। यह एक ऐसी अनाथ धुन थी जिसे कभी निर्माताओं ने ठुकराया, कभी निर्देशकों ने मुंह मोड़ा तो कभी सिचुएशन ने साथ नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज पर ईश्वर की मुहर लग जाए उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। 18 साल दर दर भटकने के बाद जब इस धुन को अपनी मंजिल मिली तो इसने ऐसा इतिहास रचा कि आज भी जब यह गाना बजता है तो महफिलें खामोश हो जाती हैं और आंखें नम। आखिर कौन सी थी वो धुन और क्यों उसे इतने सालों तक नकारा गया? आइए आज इस संगीतमय रहस्य के पन्ने पलटते हैं। बात साल 1952 की है। हिंदी सिनेमा की दहलीज पर एक बेहद खूबसूरत और हुनरमंद नौजवान संगीतकार अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रहा था। इस नौजवान का नाम था मदन मोहन। ये उनके संघर्ष के दिनों की महज तीसरी फिल्म थी जिसका नाम था मदहोश। इस फिल्म की कमान उस दौर के मशहूर निर्माता निर्देशक JBH वाडिया के हाथों में थी, जबकि पर्दे पर मीना कुमारी, मनहर देसाई और उषा किरण जैसे सितारे मुख्य भूमिकाओं में जलवे बिखेर रहे थे। फिल्म के लिए मदन मोहन ने अपने हारमोनियम पर एक धुन तैयार की। यह धुन बहुत गहरी थी। मदन जी को लगा कि उन्होंने अपना पहला मास्टरपीस बना लिया है। बहुत उत्साह के साथ वे यह धुन लेकर निर्देशक वाडिया साहब के पास पहुंचे। लेकिन वाडिया साहब ने धुन सुनते ही माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मदन, यह क्या बना दिया तुमने? यह धुन बहुत ही उदास, भारी और डिप्रेशन से भरी हुई है। हमारी फिल्म का हीरो जवान है। यह दार्शनिक और वैरागी किस्म की धुन हमारी फिल्म में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। इसे हटाओ। मदन मोहन उस वक्त इंडस्ट्री में बहुत नए थे। वो एक स्थापित निर्माता निर्देशक से बहस करने की स्थिति में नहीं थे। भारी मन से उन्होंने वाडिया साहब की बात मान ली और अपनी उस पसंदीदा धुन को अपनी डायरी में बंद कर दिया। उस रिजेक्ट हुई धुन की जगह मदन मोहन ने तुरंत एक नई धुन बनाई जिस पर गीतकार राजा मेहदी अली खान ने बोल लिखे, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। तलत महमूद की मखमली आवाज में गाया गया यह नया गाना सुपरहिट हुआ। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। मदन जी खुश तो थे, लेकिन उनके दिल के एक कोने में वो पहली ठुकराई हुई धुन अभी भी सिसक रही थी। मदन मोहन का करियर रफ्तार पकड़ने लगा। वे एक से बढ़कर एक फिल्मों में संगीत दे रहे थे, लेकिन वो पुरानी धुन जो उनके खजाने में पड़ी थी वो उसे भूल नहीं पाए थे। आने वाले सालों में मदन जी ने रेलवे प्लेटफॉर्म, भाई भाई, गेटवे ऑफ इंडिया, देख कबीरा रोया, अदालत, अनपढ़, मनमौजी और गजल जैसी कई बड़ी फिल्मों में संगीत दिया। इन सभी फिल्मों की म्यूजिक सिटिंग में मदन मोहन किसी न किसी तरह अपनी उस पुरानी धुन को फिट करने की कोशिश करते, लेकिन मानो किस्मत रूठी हुई थी। कभी निर्देशक कहता कि गाना बहुत स्लो है, कभी फिल्म का हीरो इसे गाने से मना कर देता, तो कभी पूरी फिल्म में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं बनती जहां इस भारी और दर्द भरी धुन को इस्तेमाल किया जा सके। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मदन भाई, इस कचरे को अब भूल जाओ, यह धुन कभी किसी फिल्म में काम नहीं आएगी। वक्त गुजरता गया और साल आ गया 1964। महान फिल्मकार चेतन आनंद भारत और चीन के युद्ध पर आधारित एक भव्य फिल्म बना रहे थे, हकीकत। फिल्म में धर्मेंद्र, बलराज साहनी, संजय खान, विजय आनंद और प्रिया राजवंश जैसे बड़े सितारे थे। इस फिल्म के जरिए पहली बार मदन मोहन और मशहूर शायर कैफी आजमी की जोड़ी एक साथ काम कर रही थी। कैफी साहब ने फिल्म के लिए 2 शानदार गीत लिखे। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा और मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। होके मजबूर मुझे उसने मैं ये सोच कर उसके दर से उठा। जब ये गाने तैयार हो रहे थे तो मदन मोहन को अचानक अपनी 12 साल पुरानी वही धुन याद आ गई। उन्होंने वह धुन कैफी आजमी को सुनाई। कैफी साहब उस धुन की गहराई से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उस पर कुछ बोल लिख दिए। मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाया गया और एक रफ रिकॉर्डिंग भी तैयार कर ली गई। मदन मोहन की आंखों में चमक थी कि आखिरकार उनकी धुन को मंजिल मिल गई। लेकिन जब यह रफ रिकॉर्डिंग चेतन आनंद को सुनाई गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चेतन आनंद का कारण बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा, मदन,
यह एक देशभक्ति और सैनिकों के हौसले की फिल्म है। इस धुन में भयंकर निराशा और वैराग्य है। अगर मैं युद्ध की फिल्म में इस तरह का निराशाजनक गाना डालूंगा तो फिल्म का पूरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह धुन इस फिल्म के लिए बिल्कुल बेकार है। एक बार फिर वो धुन रिजेक्ट हो गई, लेकिन चेतन आनंद संगीत की कद्र करना जानते थे। उन्होंने मदन मोहन से एक वादा किया, मदन, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी यह धुन मास्टरपीस है। आज नहीं तो कल मैं अपनी किसी न किसी फिल्म में इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। इसके बाद साल आया 1967। नौनिहाल फिल्म में एक बार फिर मदन मोहन और कैफी आजमी एक साथ आए। आपको बता दें कि इस फिल्म में संजीव कुमार, इंद्राणी मुखर्जी और दिग्गज अभिनेता बलराज साहनी मुख्य भूमिकाओं में थे। उस पुरानी धुन को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई कि इस धुन का इस्तेमाल करने के लिए फिल्म के निर्माता सावन कुमार को मनाया जाए। फिर मदन मोहन और कैफी आजमी ने निर्माता सावन कुमार के सामने इस धुन को फिल्म में शामिल करने की काफी मिन्नतें की, लेकिन सावन कुमार ने उनकी इस गुजारिश को साफ मना कर दिया। उन्होंने अपनी बात समझाते हुए कहा, देखिए, हमारी फिल्म नौनिहाल का विषय बहुत ही गंभीर और भावुक है। यह एक अनाथ बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। हमारी फिल्म का मिजाज ऐसा है कि इसमें इस तरह के गाने की कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही है। अगर हम इस धुन को महज आपकी जिद पर जबरदस्ती फिल्म में डाल भी दें तो यह कहानी के बहाव को तोड़ देगा और दर्शकों का ध्यान भटका देगा। निर्माता की इस साफ और दो टूक बात के बाद उन दोनों दिग्गजों को अपनी वह पसंदीदा धुन वापस जेब में रखनी पड़ी। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए। 50 का दशक खत्म हुआ, 60 का सुनहरा दौर भी बीत गया। शम्मी कपूर का रॉक एंड रोल एरा आया, फिर राजेश खन्ना का रोमांस छा गया। संगीत की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। मदन मोहन जी ने कई हिट फिल्में दी, लेकिन उनके दिल के एक कोने में वह पुरानी धुन अभी भी किसी अनाथ बच्चे की तरह बैठी थी, जिसे कोई अपनाने को तैयार नहीं था। मदन जी ने भी मान लिया था कि शायद यह धुन कभी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएगी। उन्होंने इसे अपने स्पूल टेप में कैद करके अलमारी के किसी अंधेरे कोने में रख दिया। फिर साल आया 1970। हिंदी सिनेमा के लिए एक अनूठा दौर था। मशहूर निर्देशक चेतन आनंद अपनी सबसे महत्वाकांक्षी और एक अनोखी फिल्म हीर रांझा बना रहे थे। यह फिल्म इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि इसके सभी संवाद शायरी और काव्यात्मक अंदाज में लिखे गए थे। इस फिल्म में अपनी रौबदार आवाज के लिए मशहूर राजकुमार और बेहद खूबसूरत अदाकारा प्रिया राजवंश मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीत की बैठकें चल रही थीं। इसी दौरान मदन मोहन और कैफी आजमी ने सही मौका देखा और बातों बातों में चेतन आनंद को उनका 6 साल पुराना वह वादा याद दिलाया। चेतन आनंद कुछ पल के लिए पुरानी यादों में गए और फिर उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे याद है, और देखो, किस्मत से इस फिल्म में एक ऐसी ही सिचुएशन बन भी रही है। कहानी के उस हिस्से में रांझा का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। वह हीर से दूर होकर दुनिया की मोह माया से विरक्त हो चुका है। उसके उस गहरे दर्द को पर्दे पर उतारने के लिए तुम्हारी वह धुन बिल्कुल परफेक्ट काम आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही चेतन आनंद ने एक बड़ी चुनौती भी सामने रख दी। उन्होंने मदन मोहन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मदन, एक बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हारी वह धुन 50 के दशक के मिजाज से बनी थी, जो काफी स्लो और ठहरी हुई है। आज 70 का दशक आ चुका है और संगीत का दौर काफी बदल गया है। इसलिए तुम्हें इस धुन को आज के हिसाब से थोड़ा बदलना होगा, टेम्पो को थोड़ा बढ़ाना होगा और आज के संगीत के सांचे में इसे इस तरह ढालना होगा कि धुन की असली रूह भी बची रहे और आज की पीढ़ी भी उससे जुड़ सके। मदन मोहन जी ने बिना वक्त गवाए अपनी उस 18 साल पुरानी धुन को बाहर निकाला, उसे पॉलिश किया और उसमें नए दौर के हिसाब से कुछ बेहतरीन वेरिएशंस डाले। उधर महान कैफी आजमी साहब ने भी अपने पुराने लिखे हुए बोलों में कुछ जरूरी बदलाव किए और फिर बुलावा भेजा गया मोहम्मद रफ़ी साहब को। जब उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर अपनी उस दर्द भरी आवाज में गाया, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो जैसे पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। गाना रिकॉर्ड हुआ और रफ़ी साहब ने सच में इसमें अपनी रूह फूंक दी। मदन मोहन जी की धुन ने इसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। गाने की शूटिंग भी शानदार तरीके से पूरी हो गई। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असल कहानी तो तब शुरू हुई जब फिल्म एडिटिंग टेबल पर पहुंची। वहां एक ऐसी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डायरेक्टर चेतन आनंद को लगा कि फिल्म की लंबाई बहुत ज्यादा हो रही है और कहानी की रफ्तार धीमी पड़ रही है। फिल्म में पहले से ही एक और बेहतरीन गाना था, तेरे कूचे में तेरा दीवाना। तेरे कूचे में तेरा दीवाना, आज दिल को बैठा। बहुत भारी मन से उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने ये दुनिया ये महफिल को फिल्म के फाइनल कट से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, जिस गाने के बिना हम हीर रांझा की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो गाना डिब्बे में बंद कर दिया गया था। फिल्म रिलीज हुई, दर्शकों को पसंद भी आई, लेकिन चेतन आनंद साहब के मन में कहीं न कहीं एक बेचैनी थी। उन्हें लगा कि रांझा के टूटे हुए दिल का जो असली दर्द पर्दे पर दिखना चाहिए था, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। तेरे कूचे में तेरा दीवाना अपनी जगह बहुत उम्दा था, लेकिन वो गहराई, वो ठहराव जो ये दुनिया ये महफिल में था, उसकी कमी खल रही थी। रिलीज के कुछ हफ्तों बाद चेतन आनंद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने रातों रात थिएटर से प्रिंट वापस मंगवाए, फिल्म में से तेरे कूचे में तेरा दीवाना को हटाया और उसकी जगह ये दुनिया ये महफिल को जोड़ दिया। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं। और जब यह नया प्रिंट पर्दे पर चला तो सिनेमा घरों में सन्नाटा छा गया। राजकुमार की वो चाल, उनके चेहरे की उदासी और मोहम्मद रफी की वो पुकार, दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। इस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। एक गाना जिसे फिल्म से निकाल दिया गया था, वो रातों रात फिल्म की सबसे बड़ी पहचान बन गया। आज इतने दशकों बाद भी जब भी टूटे हुए दिल की बात होती है तो सबसे पहले यही गाना जुबां पर आता है। जो धुन 18 सालों तक कचरा और बेकार कहकर दर दर भटकाई गई थी, उसने आखिर अपना घर ढूंढ लिया था। क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी। बता दें कि सूफी कवि वारिस शाह की लिखी इस अमर प्रेम कहानी पर बनी यह फिल्म शुरुआत में सौदाई नाम से लॉन्च की गई थी, जो बाद में हीर रांझा बनी और चेतन आनंद के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। यह भारतीय सिनेमा की इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसके सारे डायलॉग पूरी तरह से पद्य यानी शायरी में लिखे गए थे और इसका श्रेय महान कैफी आजमी को जाता है। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कश्मीर की वादियों में राजकुमार साहब की मुलाकात एक एयर होस्टेस जेनी यानी गायत्री से हुई थी, जो वहां छुट्टियां मनाने आई थीं। यहीं से दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी कर ली। तो मित्रों, मदन मोहन जी और उनकी इस धुन की कहानी हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देती है। दुनिया आपके हुनर को, आपके आइडिया को चाहे 100 बार रिजेक्ट कर दे, उसे बेकार कह दे, लेकिन अगर आपको अपनी बनाई धुन पर यकीन है तो उसे सहेज कर रखिए। सही वक्त आने पर वो धुन ऐसा शोर मचाएगी कि पूरी दुनिया उसे सुनने पर मजबूर हो जाएगी। आपको 18 साल के इस वनवास की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुने और लाजवाब किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए अच्छे गीत और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।